स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं, ठीक है? सबसे बड़ा चीज़ होता है, क्या होता है साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स? किसने पढ़ा है? क्या होता है साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स? किसी ने पढ़ा है? तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मेंटल प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, मेंटल डिसऑर्डर होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम ठीक है, होती है। ठीक है। खुशी जी, क्या होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को मेजरली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही कहते हैं जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को हैम्पर करे। ठीक है। और आरसी जी, क्या होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? सब मेंटल डिसऑर्डर ही होते हैं। Those who follows standards and pattern, it's called normality, and those who not follows rules and processes is called abnormality. ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो बुक में लिखा है वो तो हम लोग लेंगे ही, मगर थोड़ा सा क्लैरिटी ये भी लेंगे कि हम लोग कैसे उसको थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कि एबनॉर्मलिटी की बात समझना है, तो एबनॉर्मलिटी मीन्स जो सोशल नॉर्म्स में नहीं होता, बुक्स के अकॉर्डिंग सोशल नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, डाइवर्ट हो जाते हैं, और जो पर्सनल डिस्ट्रेस को भी प्रॉब्लम करते हैं, मीन्स डे टू डे लाइफ में वो फंक्शन नहीं करते हैं, और उसके चलते और जो डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया और बाकी सब डिजीजेस धीरे धीरे, मीन्स ये प्रोसेस है। एबनॉर्मलिटी क्या होता है कि ये प्रोसेस है, मीन्स कि एबनॉर्मल हो गया मीन्स कि तुरंत डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। और एबनॉर्मलिटी को डिसऑर्डर्स तब तक नहीं कह सकते जब तक वो पूरा कोई एक्सटेंड तक उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि जब नॉर्मल इंसान क्या होता है कि सोशल, इसमें बुक्स में लिखा है कि सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है? अब वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है मीन्स हो सकता है कि नॉर्मल इंसान हम लोग के लिए नॉर्मल है मगर उसके लिए नहीं है, ठीक है? तो उसका पर्सपेक्टिव ऐसा हो सकता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, बट सामने वाला को मैं उतना बता नहीं रहा हूँ, उतना मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ अपने रिलेटेड, तो वो चीज़ हो सकता है कि अब नॉर्मल की चीज़ें होती है। तो अब नॉर्मलिटी तब होती है जब आप कोई चीज़ अच्छे ढंग से नहीं कर पाओ, डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं से परफॉर्म कर पाओ, और उसके चलते बहुत सारे इश्यूज आए आपको डे टू डे लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा हैम्पर करे, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है मीन्स कि आप अगर स्टार्टिंग में ये चीज़ शुरू करोगे कि ये कि कैसे होता है अब नॉर्मल, तो मान लो कि कोई चीज़ ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रोज आप खा रहे हो पी रहे हो और अचानक से आपको कुछ चीज के ज्यादा थॉट प्रोसेस में ज्यादा ओवर थिंकिंग होने लगी, मीन्स किसी चीज की गलत चीज या सही चीज ये मैटर नहीं करता है, और आप ये सोचते हो कि क्या प्रॉब्लम हुआ, अचानक क्यों प्रॉब्लम्स होने वैसे, और आप वो सोचते 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 आप इतने मीन्स एक लेवल तक आ जाते हैं कि धीरे धीरे आपको कुछ चीजें मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्टीज लग रही है, डे टू डे काम करने के लिए इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको जो चीज़ आप सोच रहे हो वो ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है? और वो चीज़ें करने से पहले आपको ये भी सोचनी होगी कि वो डिफरेंशिएट कैसे होती है। तो नॉर्मल और अबनॉर्मल सोशल नॉर्म्स को मानना नहीं मानना, ये तो बुक्स के अकॉर्डिंग है, एक लाइन में आप खत्म हो जाएगा, बट एग्जाम में आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखना होगा। तो जैसे कि बुक्स में लिखा है, बुक को अगर आप ओपन करोगे तो मिस्टर ए के बारे में बताया गया है। तो मिस्टर ए के रिलेटेड जो स्टोरी है आपको सबको पता होनी चाहिए। तो कौन बताएगा मिस्टर ए का स्टोरी मुझे, या मैं भी बताऊं? कोई बता सकता है मिस्टर ए का स्टोरी? ठीक है। तो मिस्टर ए का स्टोरी ये था कि वो एक अच्छे मतलब वर्किंग प्रोफेशनल में थे, अच्छे सब ठीक चल रहा था। उसके बाद कुछ कुछ एक थॉट प्रोसेस के चलते उन्होंने कुछ ऐसा सोचा, उसके बाद उनके डे टू डे हैम्पर होने लगी, और वो ऐसा सोचने लगे कि जो भी चीज़ें मेरे साथ हैं, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो सब गलत है। तो एक थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि आप अगर मान लो कि नॉर्मल इंसान अब नॉर्मल रहने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगता, बट कितने देर तक, कितने एक्सटेंट तक वो अब नॉर्मलिटी को लेके फिर डिसऑर्डर्स कैसे आते हैं, तो वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मैटर करती है।
और इफ़ मैं कहूँ कि आप अगर मान लो कि आप कल जा रहे हो, काम कर रहे हो, सारा चीज़ कर रहे हो, रोज़ पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम भी है पास में, और एग्ज़ाम के लिए आपने इतना सोच लिया, मीन्स इतना हेडेक ले लिया कि बस इसके आगे कुछ है नहीं, मीन्स आपको वैसा लग रहा है। उसके बाद उसके चलते-चलते आपको डिसऑर्डर्स बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस के ऊपर कि कितने दूर हो सकते हैं, कितने जल्दी हो सकते हैं। और इस चीज़ को मैंने अच्छे से अपने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस को भी मैंने डिस्क्राइब की थी। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं सारा प्रोसेस में कंप्लीट अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि उसके रीज़न ये है कि सारी चीज़ एक-दूसरे से इंटरलिंक है और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझो वो चीज़। तो इसलिए मैं एक नॉर्मल सा एक स्टोरी ला सकता हूँ, मगर डिपेंड करता है कि मान लो कि एक ह्यूमन बीइंग है, केस स्टडी को लेके चलते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग जैसे वो टू बी ऑनेस्ट मान लो कि एक फीमेल है जो मीन्स कम एज की है, ठीक है, 13-14 ईयर्स की है, और उनको अब नॉर्मलिटी में कुछ फर्क नहीं पता था। और एग्जांपल लो कि अगर मान लो कि नॉर्मल इंसान क्या करता है, और मीन्स उनके एज के अकॉर्डिंग वो स्कूल जाता है और बाकी सब काम करते हैं। और धीरे धीरे जैसे वो काम करते हैं, मीन्स एक दिन के बाद वो घर के प्रेशर के कारण, घर में बहुत सारा मीन्स इशू के कारण उन्होंने थॉट प्रोसेस को अपना बदला। और बहुत बार उन्होंने ये सोचा कि ये जो सारी चीजें हो रही है, ये चीजें सच है कि क्या है, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मान के चलो एक नॉर्मल इंसान, जो लड़की को मैं बात कर रहा हूँ, एक केस स्टडी ले लेते कि मिस्ट्री मिसिस है, जो चाइल्ड है, ठीक है, 13 ईयर्स 14 ईयर्स की। और वो डे टू डे लाइफ में अपने जो भी चल रहा है आराम से चल रहा है, उनका कोई इशू नहीं है। अचानक से उनके घर वालों ने एक चीज का प्रेशर दिया कि आपको टॉप होना है, ठीक है। तो टॉप होने के प्रेशर के कारण इन्होंने ज्यादा स्ट्रेस लिया। स्ट्रेस मीन्स इतना सोचा उस चीज के में कि मैं हर चीज पढ़ूंगी, सारा चीज देखूंगी, और धीरे धीरे सारा चीज देख के हम लोग मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसमें मैं टॉप होने के लिए ज्यादा मीन्स ज्यादा बहुत ज्यादा उन्होंने प्रेशराइज किया अपने दिमाग को, अपने स्टडीज को, क्योंकि उनके ओवर ओवर कॉन्फिडेंस, और वैसा तो नहीं कह सकता, मगर टीचर जो पीयर प्रेशर रहते हैं एग्जाम के समय, उनको वो चलते उन्होंने कुछ अबनॉर्मलिटी आने लगी। और धीरे धीरे जो अबनॉर्मलिटी है वो कैसे डिजीज में बदला, वो आप धीरे धीरे ये स्टडीज में आप देखोगे। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं मान लूँ कि एक स्टोरी में एग्जांपल केस स्टडी लूँ, तो उसके बाद हम लोग लेते हैं सेकंड टॉपिक, अब नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी के बीच में जो फर्क था बस इतना है कि जो डे टू डे काम आप कर रहे हो, अचानक से एक ऐसा थॉट प्रोसेस आया, उसके बाद वो अचानक से आपने वो चीज कुछ अलग वे से करने लगी, और जो आप कर रहे थे उसको करने के लिए आपको डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको कहते हैं अब नॉर्मलिटी, ठीक है। और अगर बुक का एग्जांपल लो तो डायरेक्ट उन्होंने बहुत सारी चीजें कह दी कि सोशल नॉर्म्स को डेविएशन के हिसाब से, मीन्स वो स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स नहीं पा सकते। मगर सोशल नॉर्म्स नहीं, बाकी सब एक्टिविटीज भी होते हैं जो आपको डिफाइन करती हैं कि नॉर्मलिटी क्या होती है, ठीक है। एसाइलम बना ही था ह्यूमन ट्रीटमेंट करने के लिए, मगर वो चीज वहाँ कितनी अच्छे से हो रही थी नहीं हो रही थी, वो मीन्स एक एक बड़ा सा डिबेट है वो, ठीक है। अब मान के चलो कि 18th सेंचुरी में कोई ह्यूमन को पता चलता कि मुझे मेंटल इलनेस है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस थोड़े थोड़े शुरू हो गए थे। तो जिनको एक्सपोज होना था, मीन्स जो करने चाहते थे कि मुझे ट्रीटमेंट करना है, तो वो जाते थे, ठीक है, डॉक्टर के पास, और उनके पास सीधा वो एसाइलम कर लेते थे, क्योंकि उनको उतना आइडिया नहीं था। और एसाइलम में उनको समझने के लिए उन्होंने बहुत सारे मीन्स अच्छे ट्रीटमेंट्स करने के लिए, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में उन्होंने ट्रीट किया था उस चीज को। सर असाइलम्स ये डिजीज का नेम है? एसाइलम पे हॉस्पिटल जैसा रहता है, ठीक है, जैसे मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं और रिहैब हम्म, सेंटर्स होते हैं, तो उस समय असाइलम्स होते थे। अच्छा। और असाइलम्स में वहाँ जो होता था, मीन्स वहाँ ट्रीटमेंट होते थे एज एन ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए वहाँ ट्रीटमेंट होते थे, बट वहाँ कुछ स्टेप्स ऐसे लिया जाते थे, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे होते थे, थोड़ा सा मीन्स अच्छा नहीं होता था, मीन्स ठीक है, अभी के कारण तो वो ठीक नहीं था। और वहाँ जो एक्सपेरिमेंट होते थे ह्यूमन माइंड के रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा उसमें पेन होता था, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिंपल सा आज जैसे बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग क्वेश्चनरी देते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ प्रॉपर अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, और मेडिकेशन तो साइकेट्रिस्ट वाले करते हैं, मगर एज एन साइकोलॉजिस्ट आपको मान के चलो, हम लोग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, वो असेसमेंट करता है। मगर पहले ऐसे नहीं था, और साइकेट्रिस्ट भी होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट करते थे,
जो ह्यूमन माइंड के लिए सही नहीं है फिलहाल, ठीक है। और वो चीज़ें आप अगर बुक्स भी पढ़ोगे तो वो स्टोरी बहुत एलेबोरेट करके बताया गया है। और मैं इसलिए इतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मीन्स हेक्टिक हो जाएगा, वो स्टोरी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो बुक में बहुत सारा चीज़ दिया, मगर आपको पढ़ना है कि किसने यहाँ तक याद किया था, क्योंकि ये पूजा पूरा मुझे कवर करना है आज, ठीक है। तो मैं उतना ही लूँगा जितना एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी एग्ज़ाम्स के पैटर्न के हिसाब से आप बात करोगे तो नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी दोनों आपको पढ़नी है अच्छा से, मगर उसी से रिलेट करके सारा चीज़ आपको पढ़ना है, क्योंकि वो पूरा मेंटल डिसऑर्डर से कंटिन्यूशन है 101 और 103, ठीक है। 101 का जो लास्ट ब्लॉक है, 10113 का वो 101 कह रहा हूँ मैं, 111 का जो पहला ब्लॉक है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है और थर्ड ब्लॉक है, तीनों जो इंटरलिंक है 113 से, उसका कंटिन्यूशन है। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा कि आज जैसे 111 का मैं क्लास कंप्लीट कर दूंगा तो कल मैं 113 कर लूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे कि मैंने बताया था, फिलिपिन पाइन ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे, और उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट की थी ह्यूमन के पेशेंट ने, मतलब ह्यूमन के ऊपर। और उसके बाद उनको पता चला कि मीन्स ये कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल अब नॉर्मल बिहेवियर्स डिस्प्ले करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, ठीक है। अब उसके बाद जाते हैं थोड़ा सा 1970 टू 1750 तक, ठीक है। 1970 नहीं, 1740 टू 1750 तक वहां से जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें लिखा है considered the norm and inhuman treatment were being phased out through the education about mental illness। तो इसमें लिखा गया है कि आप जो भी मीन्स असालम में जाते थे वहां पर एज एन सब्जेक्ट उनको क्लासेस दी जाती थी, उनको बुक्स उनको पढ़ाया जाता, उनको नॉलेज लेने के लिए उनको वहां जाके वो ट्रीटमेंट होते थे, प्लस वहां जाके वो एज एन सब्जेक्ट वहां पर एक कुछ स्टडीज होते थे जो आप असाइलम में होते थे। अभी भी, अभी नहीं होते, पहले होते थे, अभी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं और फिजिशियन साइकेट्रिस्ट भी अच्छे हो गए हैं। तो बहुत मेंटल पेशेंट बहुत मीन्स डे टू डे मीन्स हो सकता है कि इतने एक्सपोज नहीं होते, ठीक है। ट्रीटमेंट अभी भी अच्छा चल रहा है। तो उसके बाद 1770 में जब विलियम टूक आते हैं तो उन्होंने एक चीज वो निकाल के लाते हैं, वो है ह्यूमन ट्रीट जो मेंटल इलनेस है उनको ज़्यादा एलोबरेट करते हैं, मीन्स उनका अवेयरनेस को ज़्यादा लाने के लिए विलियम टूक ने बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ करते हैं, जो धीरे धीरे अवेयरनेस ऑल ओवर यूरोप छोड़ के बाकी बाकी यूरोप तो था ही पहले से, उसके बाद भी बहुत सारे जगह में उनका अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। विलियम टूक क्योंकि वो बिजनेसमैन भी थे और फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, तो उन्होंने बहुत सारे जो मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारा हेल्प किया था, ठीक है। फिर 19 सेंचुरी में आते हैं फ्रांस गेल, ठीक है। फ्रांस गेल सबसे 19 सेंचुरी में 1810 में फ्रांस गेल 1808 में उन्होंने एक चीज ये किया था कि एक चीज उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो फेस है, मीन्स जो ह्यूमन फेस है, ह्यूमन फेस के अकॉर्डिंग उन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रेट निकाला था, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट निकाला। तो उसमें से क्या पता चलेगा कि मान लो उनका कुछ सिम्टम्स है, उनका कुछ टेक्निक्स थे जो वो इसमें आप उसका बगल में आप देख सकते हो, ठीक है। अब वो आप देख सकते हो कि उन्होंने एक बॉक्स बनाते थे और उनका ट्रीटमेंट में यह रहता कि वो खाली फेस का जो भी सेफ है, ठीक है, सेप वो सेप से वो पता लगाते हैं कि ह्यूमन का कैसा मीन्स कैसा नेचर है, वो क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक वैसा टेक्निक निकाला था जो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो इतने मतलब ह्यूमन इन ह्यूमन नेचर के नहीं था वो ट्रीटमेंट, और नॉर्मल था। तो उसमें से जो भी पेशेंट थे उनको ज़्यादा मीन्स अच्छा अच्छा लगा, और वो धीरे धीरे वो ज़्यादा इम्प्रूव करने लगे, ठीक है। इतना तक समझ आया सबको मैं जो बता रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाओ, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा वो मैं देख लूँगा एडिट करते करते, अगर मुझे रिकॉर्ड मिल गया तो मैं सर फिर इसका क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? जैसे इतने सारे साइकोलॉजिस्ट थे तो मतलब किसी एक के बारे में पूछेंगे या फिर सबको देखो, जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा है कि बुक में जो लिखा है, बुक में देखो मैं इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूँ कि आप बढ़ा सकता हूँ, मगर आप अगर बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो मुझे लग रहा है कि फ्रूट के बारे ही बताया गया है, फ्रूट से ज्यादा नहीं बताया गया, ठीक है।
अब मैं अगर बुक अगर आप ओपन करोगे, मीन्स प्लीज कोई ओपन करेगा या मैं ओपन करूं आपको दिखाऊं क्या क्या बुक में क्या क्या कंटेंट्स है, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो उस चीज़ के लिए। मैं क्लैरिटी के लिए मैं अपना बुक निकाल के आप मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है, सर क्योंकि मुझे। साइड में हमने बुक भी खोल रखी है तो उससे कंपेयर भी कर। ठीक है। तो बुक में आप देख रहे हो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का आपने पार्ट खोला है। यस सर। सर तो सबकी उस सेंचुरीज दे रखी है कि इसमें क्या क्या हुआ था, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है ये सब। ठीक है। तो जो नॉर्मलिटी के हिसाब से मान के चलो, जो नॉर्मल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके थ्रू, तो सबसे पहले आ सकते हैं कि जो इन पीरियड के वाइज आ सकते हैं कि एंशिएंट पीरियड में क्या किया। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरा, आप देखोगे हिस्टोरिकल बुक्स के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट पीरियड के बारे में बताया। जो एंशिएंट पीरियड कहाँ आएंगे, मेरे जो ये वाला मैंने दिखाया था आपको, ये वाला पॉइंट आ जाएंगे इसमें। ये चीज आप लिख सकते हैं, ये वाली। ठीक है। ओके। यहाँ तक वो आ सकता है, आप एक स्टोरी मेडअप कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारा चीज दिया है, वो है साइको पैथोलॉजी के बारे में दिया है, जो आप आगे पढ़ोगे इसमें, इसी यूनिट 3 में है, इसी ब्लॉक में। तो इसमें से देखो कुछ कुछ चीजें दिया है जो मैं चाहता हूँ कि मैं कहता था कि मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, मीन्स ये वाला लाइन। ठीक है। एक्सोसिज्म। ठीक है। मैजिक पोर्शंस। ठीक है। सीक्रेट चांस, क्यों बोला था मैंने, एक वर्ड में संपला किया था, खत्म किया था। कौन सा चीज, रिलीजियस। तो उनके रिलीजियस क्रिश्चियनिटी थी, तो उन्होंने क्या यूज किया था, उन्होंने यूज किया था सीक्रेट चांस, मैजिक पोर्शंस, होली वाटर। ठीक है। अब वो यहाँ कौन सा दिया है, आप अगर ये वाले पॉइंट में देखोगे तो आप देखना कि इसमें दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है हॉस्पिटल, चर्चेस, एसाइलम, सब सेम है, इलोबरेट ज्यादा नहीं हुआ है। बट इसमें अगर बुक में देखोगे तो पूरा कहानी दी है। ठीक है। क्या दी है इसमें कहानी, इसमें दी है एक्सोर्सिज्म, ठीक है, मैजिक पोशन, सीक्रेट चांस। तो मैंने एक लाइन को मैंने कंप्लीट करके कि अपने अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग उन्होंने करते थे, तो आप रिलेट कर पाओगे। अब मैं सिर्फ कहता कि इसको ऐसा होता था तो आप उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हो, तो मैंने कहा कि अपने अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ये चीज समझ सकते हो कि इन्होंने क्या किया था। और ऐसा होता भी है, अभी आप अगर गांव में भी जाओगे तो वो चीज देखोगे कि बहुत कॉमन है। ठीक है। अब इसमें एक एक पॉइंट्स दी थी, ये जो जितने सारे डेट्स दी हैं, इतने सारे लिखने से पहले आपको एक स्टोरी बनानी होगी, और ये स्टोरी रिलेटेड ही रखोगे साइकोलॉजी, तो आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब वो चीज देखो कि आप आपने आपका एक क्वेश्चन था कि वो जो प्रोफेसर से उनके अकॉर्डिंग आप वो नंबर्स आएंगे, डेट्स वैसे नहीं आते हैं। ठीक है। वो एग्जैक्टली के मतलब सम अप करके क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो ऐसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताओ। ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो आप थोड़ा थोड़ा सबका सेंचुरी के अकॉर्डिंग आप लिख के उसको आंसर दे सकते हो। और पूरा एक प्रोफेसर के बारे में तो डिटेल्स नहीं होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चंस बनते हैं। बट आप फ्रूट के बारे में थोड़ा बहुत जानो, और जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और पूरा बुक्स के बारे में वैसा दिया है तो आप वो कर सकते हो। मगर एक एक प्रोफेसर के बारे में जानोगे तो थोड़ा सा इशू ये होगा कि इतने नहीं आते। अब अगर पास्ट का क्वेश्चंस आप पढ़ोगे, जो मैं डिस्कस क्लास लूंगा, ये पूरा 7 दिन लगातार रहेगा, हर एक चैप्टर का जैसे मैं बताऊंगा। तो हर एक चैप्टर नहीं, हर एक बुक का, जैसे सब्जेक्ट कोड खत्म होगा फिर मैं उसको फिर कंटिन्यू करूंगा। बट वो टाइम टेकिंग हम लोग देख लेंगे, मगर उसका डाउट सेशन रहेगा। मगर डाउट सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउट सेशन में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा हम लोग थोड़ा प्रिप अप कर लेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपका टाइम ना होना जरूरी है, और ज्यादा टाइम तो बचे नहीं, आज 10 तारीख है, 22 से हम लोग का एग्जाम है, जैसे आप ग्रेड कार्ड से देख सकते हो, थर्ड ईयर का शुरू है। तो उससे पहले जितना अच्छा से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, आप जितना वक्त दोगे अपने आप को और मुझे दोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट में। ठीक है। तो उसके बाद जब बाकी सारी चीजें हो गई, और हम लोग कहाँ थे, फ्रैंक गजाल में थे। फ्रैंक गाल जो थे, उन्होंने एक उन्होंने एक डिस्कवरी निकाली थी कि जो ह्यूमन फेस के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ट्रीटमेंट किया था कि ह्यूमन फेस के अकॉर्डिंग मेंटल पर्सनालिटी ट्रेट हम लोग निकाल सकते हैं। उन्होंने एक ट्रेट लिखा था, ठीक है, निकाला था। उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट आप बगल में देख सकते हो क्या है। ठीक है। और बहुत सारे पेशेंट उसके उनके चलते उन्होंने समझा कि
क्या होता है, मेरे बारे में धीरे धीरे अपने बारे में समझने लगे, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता था, तो ये टेक्निक थोड़ा सा इफेक्टिव था। उसके बाद जी स्टैनली हॉल, जो अमेरिकन ग्रेजुएट थे, उन्होंने सबसे पहले पीएचडी किया था साइकोलॉजी में। ठीक है, तो साइकोलॉजी में पीएचडी किया था, तो उन्होंने निकाला था एपीए। ठीक है, जो कहता हूँ ना ये एपीए क्या होता है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, उन्होंने उन्होंने ही ये किए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी कौन की हु बिकम्स द फर्स्ट मींस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु क्रिएटेड एपीए। ठीक है, वैसे कर सकते हो, या तो जी स्टैनली के बारे में थोड़ा सा आप जान लो, बाकी सब जी चीजों से। ठीक है, इतना तक समझ आ रहा, सब नोट्स बना रहे हो? ठीक है। Yes, sir. ठीक है। और जैसे जी स्टैनली के बारे में मैंने बताया, वो आप बता सकते हो, 1878 में उन्होंने एसोसिएट्स किया था, वो ईपीए एसोसिएशन उन्होंने निकाला था, और उन्होंने क्रिएट किया था। उसके चलते हम लोग को जितने भी साइकोलॉजिकल, अभी तक जितने भी साइकोलॉजिकल टर्म्स होते हैं वहीं से भी डिराइव होता है सबसे पहले, और उसके बाद ही सब जगह स्प्रेड होता है। और डॉर्थर डीएक्स के बारे में कौन जानता है, मुझे वो बताओ, कौन जानता है डॉर्थिया डिक्स के बारे में? कोई जानता है? No, sir. ठीक है। और डॉर्थिया डिक्स के बारे में नहीं जानता है, तो मुझे ये बताओ कि सिग्मा फ्रॉड के बारे में कितने जन जानते हैं? बताओ, कोई बताओ, सिगमंड फ्रॉड के बारे में कौन जानता है? पर्सनैलिटी सर थ्योरी में उन्होंने काफी। साइकोडायनेमिक, सॉरी आप बोलो। कोई एक जन बोल दो, या फिर दूसरा जन भी बोल सकता है, कोई इशू नहीं है। बोलो बोलो बोलो। अब कोई भी नहीं बोल रहा है, कैसे सर चलेगा? हाँ उन्होंने वही साइकोडायनामिक थ्योरी जो थी पर्सनालिटी की, कॉन्शियस हम्म, माइंड सबकॉन्शियस माइंड इन सब के बारे में बताया था, और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताए थे चाइल्ड डेवलपमेंट के। ठीक है। और उसमें से आपको लग रहा है कि स्नोबॉर्ड इधर सबसे बड़ा मीन्स जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, वो कौन सा बड़ा था, कौन सा बड़ा था उन्होंने, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट क्या था उनका? सर साइको एनालिटिक। ठीक है। तो साइको एनालिटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साइको एनालिसिस से। तो डॉर्थर डेक्स जो थी, वो सबसे बड़ा मीन्स उनका जो फेमस सबसे बड़ा ये है, काम है, वो है हॉस्पिटल्स। ठीक है, उन्होंने असाइलम्स बनाए, उन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया। ठीक है, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते थे वहां पर, जैसे मैंने बताया था पहले कि 1660s को अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस होते थे। और उसके बाद अगर आप देखोगे चौथा डेज के बारे में, तो उन्होंने सबसे पहला यूएस में बहुत सारे चीज़ों में ध्यान दिया है। जो मेंटल असाइलम्स थे, वहाँ के ट्रीटमेंट को उन्होंने थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया, और उनको लग रहा था कि जो भी ट्रीटमेंट हो रहे थे मेरे से जो मतलब जानने से पहले, वो थोड़ा सा अनएथिकल था। ठीक है, डॉर्था डीएस के बारे में आप बुक में जितना दिया नहीं है, अगर आप मान के चलो बुक का देखोगे, तो ये कंट्रोवर्सी के बारे में किसी ने पढ़ा है? ठीक है, ये कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ोगे, तो आप समझो कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अनएथिकल था। ठीक है, और वो चीज़ आपको थोड़ा सा बुक एक बार 2-3 लाइन पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बताई गई हैं वो खाली सोर्सेस से बताई गई। और अगर आप पढ़ोगे वो सोर्सेस, तो आपको समझ आए कि थोड़े से जो भी हैं, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं इसमें, जितने पॉइंट्स टू पॉइंट आंसर्स नहीं है। ठीक है, और जैसे कि आप नीचे नीचे आप देखोगे, तो हद से ज़्यादा इन्होंने डेट्स के और जो भी चीज़ें लिखी है, साइटेशन जैसा आप बनाते हो, वो अगर कोई डिजिटेशन बनाया तो उसमें पता चलेगा कि जो जो बोले हैं उनका ही खाली कॉपी पेस्ट किया हुआ, और उसमें से सबका एग्जाम्पल ही बताया गया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम जाएंगे तो अपना एक एक स्टोरी बना के जाओ, अपना एक केस स्टडी बनाओ। ठीक है, वो चीज़ वहाँ लिखो तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इतना रटने से हम लोग को समझ नहीं आएगा। तो वो ट्रिक आप अपना सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सिग्मा फ्रॉड ने कुछ पर्सनालिटी थ्योरीज बनाई थी, जैसा आप सबको पता है।
ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ कि उन्होंने सबसे बड़ा ट्रीटमेंट यूज़ किया था। ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल अबनॉर्मल ट्रीटमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज़ बनाए, और उसमें से आगे जाके जो आप धीरे-धीरे समझोगे, जो हम लोग अभी तक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब जैसे 20 सेंचुरीज़ आते हैं, 1910 को क्या हुआ था? आप नोट्स बना रहे हो सब? सब नोट्स बना रहे हो? यस सर। ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो आ रहे हैं, आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, जा रहे हैं, मगर पढ़ना तो हम लोग का है। अब आप बता सकते हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ या कुछ और पढ़ा रहा हूँ? अभिलाषा जी, आप बताइए। अंशिका जी, आप बताइए, क्या किया मैंने, क्या नहीं पढ़ाया? आप प्रीवियस क्लास मेरे अटेंड किए हो, मुझे बताओ कैसे पढ़ाया मैंने? ठीक है, आज किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, खुशी जी आप ही बोल दीजिए। खुशी जी। वो शायद रिकॉर्डिंग कर रही इसलिए नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, तो इश्यू नहीं है, मैं एडिट कर लूँगा, मैं पूरा फुल रिकॉर्ड करके नहीं डालूँगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है? मैं खाली कंटेंट वाइज ही रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस ये होता है कि जो यूट्यूब में जाएगा, सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में जाएगा, तो ड्यू ड्यू टू रिस्पेक्ट, ठीक है? सबका प्राइवेसी रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, मुझे खाली कंटेंट डालनी है उसमें। तो 5 घंटा, 6 घंटा कितने भी आप रिकॉर्ड करो, सब मिलके रिकॉर्ड करो, और मैं एडिट करने से पहले मैं डालूँगा नहीं, ठीक है? और कल से मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस एडिट वाला, रिकॉर्ड वाला ऑप्शन हो जाए, बाकी इसका तो आप थोड़ा-सा आप हेल्प कर लो। नेक्स्ट क्लास से मैं बाकी एडिटिंग वो जो भी है, मीन्स रिकॉर्ड वाला सेशन वो अपना देख लूँगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो स्टार्ट करते हैं। 20th सेंचुरी में क्या हुआ था? 20th सेंचुरी में किसी को कुछ पानी पीना है? कुछ ब्रेक लेना है? पी सकते हो, या मैं कंटिन्यू करूँ? सर कंटिन्यू करेगा। यस ठीक, सर। ठीक। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ था? 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते-होते, ठीक है? 1910 में वर्ल्ड वॉर खत्म होते-होते बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगे, बिकॉज़ हमेशा फाइट, हमेशा एंगरनेस और इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें हुई, जो सेटलमेंट नहीं हो पाई वर्ल्ड वॉर के अकॉर्डिंग। और वहाँ पर धीरे-धीरे आप जैसे देखोगे कि वर्ल्ड वॉर होते-होते आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आई, और उसमें से मेंटल डिसऑर्डर सबसे बड़ी चीज़ थी। और बाय गॉड खाना नहीं खा पा रहे थे, और कुछ भी इश्यू हो रहा था, तो वो मेंटल इफेक्ट आ रहा था। तो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन जो हिप्नोटिज्म से शुरू हुआ था, आप अगर देखोगे तो हिप्नोटिज्म में शुरू कब हुआ था? जब इन्होंने किया था रेनेसां मूवमेंट में, जो मैं हम लोगों ने पढ़ा था 13-14 सेंचुरी में, वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया 100 साल में। और आते-आते अ, पता चला कि जो 1910 से ही मीन्स हिप्नोटिज्म और साइकोजेनिक पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छी से यूज़ होने लगा, ठीक है? यूज़ यूज़ ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, और उसमें से आपको पता चलेगा वो चीज़ कि आप इसके बारे में साइको एनालिसिस में जब पढ़ोगे, तो ये हिप्नोटिज्म और बाकी सब चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव रहती है, जो ये पॉइंट में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं कार्ल जोस, ठीक है? कार्ल रॉजर्स जो है, उन्होंने सबसे अच्छा मीन्स मेथड निकाला कि कोई ह्यूमन, इफ उनका कोई लाइफ का कुछ पर्पस है, कोई गोल है, अब वो उनमें फोकस करें, तो वो आगे जाकर उनको डिसऑर्डर्स बाकी सब चीज़ का दिमाग नहीं मीन्स इंडल्ज होंगे, और वो ज़्यादा चीज़ अपने गोल में फोकस करेंगे, तो थोड़ा मेंटल इशू होने में कम होगा, ठीक है? मेंटल इशू कम होगा। तो जैसे-जैसे कार्ल रॉजर्स ने उनका कुछ थेरेपी सेंटर्स उन्होंने ओपन किया था, तो उसका थेरेपी कुछ सेशंस किए थे, तो उनको पता चला कि जो भी वो कर रहे थे, मीन जो भी चीज़ उन्होंने अ, इन्वेंट कर रहे थे कि लाइफ का गोल और अचीवमेंट का वगैरह, जो भी उनको माइंड को जो रिकॉन्फ़िगर कहते हैं, मीन्स ठीक है? कोई थॉट प्रोसेस को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, ठीक है? तो उसके बाद बुक में जैसे दिया है 1952, और बुक अगर मान के चलो मैं नीचे जाता हूँ हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, और वो पेज नंबर है आपका, ठीक है? पेज नंबर, लेट मी, हाँ, चलो ठीक है। तो डीएसएम 5 के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीएसएम के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो डीएसएम क्या है? और डीएसएम जैसे देखोगे कि
दो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है, एपीए वालों ने, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन वाला ने, ठीक है। उन्होंने दो बुक्स निकाले, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स निकाले, क्योंकि डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे थे और उनको सही से कोई डायग्नोस करने के लिए उनको एक आ, इनको एक अच्छी चीजें उनको लिखनी होती, एक मीन्स बुक में नोट डाउन करने होते थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि दो सिस्टम निकाले थे, उन्होंने निकाला थे डीएसएम और आईडीसी, ठीक है। डीएसएम क्या है, किसको पता है डीएसएम क्या है? इन्होंने पढ़ा है, कुछ आइडिया है? सर वो बुक्स हैं जिसमें सारे मेंटल डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं और उनके मतलब सिम्टम्स लिखे हैं और उन्हें कैसे मैनेज करना है, डायग्नोज करना है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो डायग्नोस्टिक सिस्टम था, क्लासिफिकेशन था, और जो ये दो डीएसएम और आईडीसी है, ये दोनों बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, अभी भी रोल प्ले करती है। धीरे धीरे अपडेटेड वर्जन्स आते हैं उसके, जो आगे जाके आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो डीएसएम 5 के ना सारे क्लासिफिकेशन इतने अच्छे से दिए हैं कि आपको ना कोई सिम्टम्स अगर नहीं पता है, तो आपको लग रहा है डाउट, तो वो आप बुक पढ़ सकते हैं, एज एन डिक्शनरी वो है। वो डीएसएम 5 आईडीसी एज एन डिक्शनरी है। और दोनों में फ़र्क ये है कि एक में मेंटल डिसऑर्डर्स बताता है और एक में सीधा डिजीजेस बताता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उसका जो भी चैलेंजेस है क्यों होती है बस, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आप देखोगे, जब भी डायग्नोस होते हैं और जो भी चीज़ें हम लोगों को पता चलती है, वो आप धीरे धीरे देखोगे कि जो सेम टाइम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले नॉर्मलिटी आती है, अबनॉर्मलिटी आती है, उसके बाद डिसऑर्डर्स आती है। और उसका जो अबनॉर्मलिटी और डिसऑर्डर से आने के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, उसको कहते हैं डायग्नोस, ठीक है, डायग्नोस्टिक। और उससे सबसे बड़ा चैलेंजेस ये होता है कि हम लोग कभी डिस्का हम लोग सिम्टम्स मीन्स डिसऑर्डर और सिम्टम्स में अंतर ये है कि डिसऑर्डर्स ह्यूमन माइंड में होते हैं और सिम्टम्स हम लोग को जो भी दिखता है, मीन्स सिम्टम्स मीन्स मान लो कि कोई मेडिकल सिम्टम्स है, ठीक है, वो आपको मीन्स शोरली दिख सकता है, मगर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा मीन्स इंटरनल होते हैं, ठीक है। वो एक मीन्स उसको दिखा नहीं सकते, उसको खाली आप बता सकते हो कि वो एक आप उसको ट्रैक कर सकते हो, बट उसको मतलब उसको प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूफ करने के लिए आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सन वो ट्रोमेटाइज्ड हो जाता है ठीक है, तो उसके बाद वो कैसे ठीक करता है अपने आप को, कैसे ठीक करता है? बाय हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हीलिंग करने के लिए जो हीलिंग, उसमें तो मीन्स एक चीज मतलब आपको दिमाग में सेट है ना, कि हाँ, दोनों ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मीन्स मान लो कि तुम्हारे पैर टूटा है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, चोट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि आपका कुछ कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, और वो बॉडी बॉडी के प्रॉब्लम के चलते आपको डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम हो रहा है, मीन्स ओवरलैपिंग कर रहा है, और मीन्स बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, वो सिचुएशन हैम्पर हो रही है, ठीक है, हैम्पर हो रही है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप देखोगे कि चलो ठीक है, पहले पैर ठीक कर दूं या तो अपना दिमाग, ठीक है। और इसमें से क्या होती है ना कि मान लो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज में आप डायग्नोस हो गए, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर कहता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहता है, बहुत जन कहते हैं कि आजकल तो बहुत अच्छे हो गए, बोले कि ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। बट वो जो आपको सिम्टम्स पता चलती है, उसके बाद आपका जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन होता है, मीन्स जो भी आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, उसके लिए आप बहुत सारी चीजें ये रहती है, मीन्स इंक्लूडेड, मीन्स मान लो कि चलो आपका पैर दुख रहा है, या मीन्स मान लो आपको कोई डिजीज हो गया, आपको कोई कुछ चीजें हो गया, मीन्स बुखार भी हो गया, तो आपका मूड कैसा रहेगा? मीन्स आपको मूड सैडनेस हो जाएगा। बट ये दोनों को डिफाइन करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये है कि आपको दोनों को सेपरेट रखना होगा, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि तो आपको डिसऑर्डर्स भी हैं और आपको आपको मेंटल डिसऑर्डर्स भी है, प्लस आप डायग्नोस हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं? सिम्टम्स में भी हो रहे हैं। तो उसके लिए ओवरलैप करने के लिए ये ज़्यादा मीन्स जो चैलेंजेस आते हैं एज एन ह्यूमन माइंड, आप जब देखोगे तो आधे से ज़्यादा जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उसके बाद उनका जो एक्सपीरियंस रहता है, वो आप देखोगे तो बहुत जनों ने ट्रीट नहीं करते। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होते हैं, मगर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नहीं भी होते हैं, ठीक है। उतना तक समझ आया मैं जो बता रहा हूँ, कि दोनों को ओवरलैप नहीं करना है।
कि मान लो कि अगर आपको एक्सीडेंट है तो आपको ये नहीं कहना है कि मीन्स मुझे बाकी सब उसमें डिप्रेशन नहीं आ रही, उसमें एंजाइटी नहीं आ रही, वैसा नहीं सोचना। आपको सारा चीज डायग्नोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तक समझ आया? इतना तक समझ आया? ओवरलैप किस में नहीं हो रहा है, मतलब यस मैंने सुना नहीं था ठीक से। देखो, ओवरलैप मीन्स क्या होता है? ओवरलैप का मीन्स क्या है? मीन्स एक के ऊपर एक। ठीक हाँ। है, और ओवरलैप का सबसे बड़ा मीनिंग ये है कि मान लो कि आपको आपका जैसे कि आपको पता चल गया कि आपका मीन्स आपको मान के चलो सबसे छोटा डिजीज बताओ मुझे। मान लो सबको कोल्ड तो कोल्ड हो गया, ठीक है, आपको सर्दी हो गई। अब उसके क्या हो रहा है कि सर्दी में दिमाग पकड़ता है, सब लोग बोलते हैं दिमाग पकड़ रहा है यार, दिमाग भारी हो रहा है। तो उसके बाद क्या करोगे? आपको जो नॉर्मल वर्क भी आप थोड़ा सा हिचकिचा के करोगे। ठीक है, कि करने का मूड ही नहीं होगा, मीन्स मूड खराब, मूड कुछ दूसरा कहता है, बोलते कि आराम करो, मूड बोलेगा कि कुछ मत करो। ठीक है, वैसा सोचने लगता है। बट वो दोनों को डायग्नोस करने के लिए पहले आपको दोनों सेपरेट रखना होगा ना, कि कोल्ड दूसरा चीज है और आपको जो स्ट्रेस हो रहा है कोल्ड की वजह से वो दूसरा चीज है। ठीक है, बट आप जब भी डायग्नोस करो कि आप किसी को भी ट्रीट करो तो सबसे पहले आपको देखना होगा, दोनों आपको कंडीशन देखनी कि उसका मेडिकल कंडीशन कैसा है, मीन्स उसका एज एन मेडिकल इन द सेंस मीन्स उसका जो भी मेंटल और फिजिकल दोनों दोनों डिसऑर्डर को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद एक दूसरे को एक्सक्यूज मी ओवरलैप नहीं सर, करना पड़ेगा। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर मतलब जैसे सिम्टम्स हमें ओवरलैप नहीं करने, जैसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे दो डिसऑर्डर ले डिसऑर्डर लिया हमने जैसे तो मैंने उनके। बताया, डिसऑर्डर्स दिमागी होते हैं, मेंटल्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, वो ब्रेन के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स वो दिखता नहीं है, उसको निकालना पड़ता है, मीन्स आपको कन्वर्सेशन से, असेसमेंट से, बाकी सबसे निकलेगी। और सिम्टम्स जो आपको है, मीन्स मान लो बुखार है, पैर टूट गया, ठीक है, मेडिकल सिम्टम्स। ठीक है, ओके। और एग्जांपल जैसे दिया एंजाइटी डिप्रेशन। ठीक है, और उसमें ट्रीटमेंट, डायग्नोस और ट्रीटमेंट दोनों होता है। आप जैसे देखते हो तो ट्रीटमेंट जैसे इन इन फ्यूचर मीन्स मान लो कि किसी कुछ चीज आपको पता चले और उसका ट्रीटमेंट आप देखोगे तो नॉर्मली ट्रीटमेंट पूरा फुल्ली क्योर नहीं, वो हो सकता है, मीन्स जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर तब तक रहेगा जब तक वो आपका ट्रिगर पॉइंट नहीं आता है। एक पॉइंट में मान लो कुछ चीज में आपको ट्रिगर हो रही है और वो चीज आप आगे चला के वो चीज ये नहीं कह सकते हो कि मीन्स ये नहीं आएगी, मीन्स वो ट्रिगरनेस वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, ये चीज तो थोड़ा सा ध्यान देना। अभी देखो, अभी हुई कल्चरल वाइज। यस यस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि कल्चरल वाइज का मतलब क्या होता है? सर कल्चरल बाइस लाइक कल्चर से मतलब बायस हो जाना। अब वो तो अब मुझे सर पता है। किसी एक सर किसी एक कल्चर में वो जो हाँ। बिहेवियर है वो एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे भी मतलब कल्चर में वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम्म, ये शायद कल्चरल है। तो मुझे एक बात बताओ, मीन्स मान लो कि 1610 में जब इसी एंशियंट टाइम में मेंटल डिसऑर्डर का फाउंडेशन और मीन्स पता चला, डिस्कवर ही हुआ कि मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल इलनेस होते हैं, तब उन्होंने क्या किया था? मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि उन्होंने चर्च गया था, वो अपना मीन्स रिलीजियस फॉलो कर रहे थे, रिलीजियस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट निकाल रहे थे। तब उसमें से एक चीज हुआ था कि मान लो कि हर कोई तो मीन्स रिलीजियस नहीं हो सकता ना। ठीक है, अगर मान लो कि रिलीजियस और नॉन रिलीजियस में मान के चलो, या मान लो कि फुल्ली रिलीजियस और पार्शियली रिलीजियस वैसे भी होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सब लोग रिलीजियस के अकॉर्डिंग फॉलो करें। कोई को तो ट्रीटमेंट फॉलो कर सकता, कोई दूसरा मेथड यूज कर सकता है। तो उससे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उसमें पता चला कि आप मीन्स कौन से कल्चरल से आप हो, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो होप के अकॉर्डिंग हो रहा था। ठीक है, वो तो मेंटल है, मीन्स मेंटल डिसऑर्डर्स है। तो आप मान के चलो कि आप मीन्स बोलता है ना कि अगर मान लो कि भगवान से दुआ करें तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसे सोचते हैं हम लोग, होप रखते हैं। मगर हर कोई तो रखता नहीं है ना, कोई सोचता है कि नहीं मेहनत करेंगे उसके बाद मिलेगा, होप तो रखेंगे उसके बाद मेहनत भी करेंगे, ये होता है। समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? समझ आ रहा है? लाइबिलिटी तब होता है, लाइबिलिटी कोई भी डिजीज में अगर आप बुक भी देखोगे तो उसमें से लाइबिलिटी का जो प्रॉपर डेफिनेशन बताया, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो उसमें ये बताया है कि एक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज टू बी राइवल इफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इज कंसिस्टेंट ओवर टाइम। मीन्स वो कोई एक सटीक दे रहा आंसर।
ठीक है, तभी हम लोग उसके ऊपर हम लोग रिलायबल हो सकते हैं, मीन्स उसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, और वैलिडिटी तब होता है कि तब तक भरोसा कर सकते हैं। मान लो खुशी जी मेरे घर आई और खुशी जी बोल रही है कि मुझे खीर पसंद है, बट मैंने तो ठीक है, मैंने खीर पसंद है तो मैंने खीर बनाया, तो वो मेरा रिलायबिलिटी है कि मैं खीर बनाऊंगा। बट कैसे बनाऊंगा, उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो वैलिडिटी है। तो अगर डायग्नोस के सिस्टम में अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जब भी डायग्नोस होता है तो हम लोग एक डिजीज लिखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इसको हम लोग एज्यूम करने लगते हैं। तो अगर कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो जो रूल्स एंड फॉलोस बहुत अच्छे से कर रहा है, तो वो पहले निकालेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चनरीज देगा। वो कोई भी ये क्वेश्चनरी के रिलेटेड हो सकता है, कोई भी मैनुअल के रिलेटेड हो सकता है, या तो खुद से वो जनरेट करे। कुछ नॉर्मल सा एक बोले कि आप ये फॉर्म भर दो, बट वो फॉर्म भरते भरते कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए, मगर आपको नहीं पता कि वो कहाँ असेसमेंट हो रहा है। बट उसके लिए क्या है कि रिलायबिलिटी ये है कि पहले उसके बाद थोड़ा जाने, उसके उसके बारे में थोड़ा जाने। ठीक है, वो रिलायबिलिटी होती है कि उसको जो करते जो प्रोसेस करेंगे उसके लिए जानने के लिए हम लोग को कुछ कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, पहले हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, या पहले हम लोग को एक सटीक ये डिसीजन में आनी पड़ेगी कि जो हम लोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं, वो ये सिम्टम्स छोड़ता है, मीन्स ये उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो काम करता है। अब उसके बाद अगर वैलिडिटी तब काम आती है जब पता चलेगा कि इसके साल कितने साल तक था। ये आप कैसे करोगे, उससे बात करके पता चलेगा। तो डायग्नोस वैसे होता है। ठीक है, आपको वैसे समझ आएगा कि हाँ चलो ठीक है, इसका क्लैरिटी आपको आएगा कि इतना तक वैलिडिटी, इनका इतना तक, इतने सालों तक उनको ये डिजीज था, इनको खुद नहीं पता है। ठीक है, समझ आ रही सबको मैं जो कह रहा हूँ कि कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। पूजा जी कुछ कहेंगे, रिया जी, सिया जी कुछ कहेंगे? आप प्लीज थोड़ा सा आप कुछ कहो। ठीक है, सर वैलिडिटी समझ आ गया सर, मतलब यही है ना वैलिडिटी कितने टाइम तक वो रिजल्ट वैलिड रहेगा। और हाँ रिलायबिलिटी वाला आपने जो भी खीर वाला और डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया वो प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार। देखो, अगर मान लो रिलायबिलिटी तब होगी जो हम लोग प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक प्लान बनाया हमने कि हम लोग कल पार्टी करने जाएंगे, बट कहाँ करने जाएंगे, हम्म, ठीक है, कहाँ करने जाएंगे वो वैलिडिटी बताए, मींस कहाँ करने के लिए थोड़ा डिटेल में हम लोग बताएंगे, कुछ प्रिसाइज कर कैटेगराइज करें। वैलिडिटी कैटेगराइज करेगा। मान लो सबसे बड़ा टाइटल ये है कि हम लोग को रिलायबिलिटी कहाँ होता है, रिलायबिलिटी तब होता है जब हम लोग एक डिसीजन में आते हैं। मान लो एक बीमारी है, तो मान लो कि आपको स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस हम्म, कितना देर तक था, कब तक था, वो वैलिडिटी बताएगा। तो स्ट्रेस हो गया तुम्हारी रिलायबिलिटी, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस कितना बजे तक था और कितना टाइप्स के थे, वो उसको डिटेल कौन सा टाइप्स, ठीक है, वो आपको वैलिडिटी में पता चलेगा। ठीक है, ओके 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 सर क्लियर। ठीक ठीक। तो बुक में तो एडीएचडी जो सबसे बड़ा जो डायग्नोस इन्फ्लेशन होता है, वो कहोगे बुक में कहा है, तो बुक में अभी मेरे पास तो मुझे दिख नहीं रहा टॉपिक, अगर मैंने निकाला है तो होगा ही। तो एडीएचडी का सबसे इसमें जो डायग्नोस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मींस क्या होता है, किसको पता है इन्फ्लेशन की मीनिंग क्या है, क्या है इन्फ्लेशन मीनिंग, क्योंकि आगे जाके बहुत तगड़ा होने वाला टॉपिक्स, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा मैं स्लो जा रहा हूं कि आपको सबका दिमाग घुसे कि क्या होता है। ये सारा वर्ड्स ना बहुत जरूरी है, बहुत तगड़ा होने वाला, आगे जाके मींस ऊपर से पार होने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूं सर इन्फ्लेशन क्या होता डायग्नोस्टिक इन्फ्लेशन है, खाली इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या होता है इन्फ्लेशन। सर कमी होना। डायग्नोस्टिक इन्फ्लेशन मतलब यही हो सकती है, इसको डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है, आरसीजी क्या है, आरसीजी क्या है इन्फ्लेशन का मतलब, बताइए। पूजा जी, रिया जी, सिया जी, चलो कोई नहीं, खुशी जी आप आज कोई बात करने का मूड नहीं है। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, जान जी, आपको तुम छोड़ दिया, बोल बताइए। सर आई थिंक कि इन्फ्लेशन मतलब स्वेल हो जाना या इंक्रीज हो जाना किसी चीज का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डायग्नोस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा उसको बड़ा सोचने लगते हैं। तो क्या होता है कि ओवर डायग्नोस करते हैं हम लोग, मींस डायग्नोसिस इन्फ्लेशन मींस नीचे ऊपर, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहता है। वो कभी कभी नॉर्मल हो सकता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो सकता है, और इसी को इन्फ्लेशन का मींस अगर यहाँ बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत ज्यादा मींस बढ़ा चढ़ा के वो बोला जाता है। तो उसमें भी इफेक्ट आती है कि एडीएचडी है नहीं है, वो क्या है कि एडीएचडी का सिम्टम्स बहुत सारी चीजें, मींस वो एक बहुत बड़ा डायग्नोस का सिस्टम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट उसके अंदर जो हम नॉर्मलिटी का टाइम, जैसे मैंने बताया था कि पहले नॉर्मल से जाके डिसऑर्डर से डायग्नोस होने से जो बीच का जो फासला है थोड़ा सा टाइम टेकिंग, तो वहां तो उसके अंदर में उनके साथ जो जो चीजें हुई है उसको हम लोग ओवर रिएक्ट कर लेते हैं। तो क्लिनिक वाले भी कहते हैं, मगर मान के चलो कि हॉस्पिटल वाले भी कहेंगे कि आप ऐसे ऐसे टेस्ट करो, बाद में पता चला कि आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, मगर वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे। मींस ओवर डायग्नोस कैसे हुआ कि आपने दवाई खा खा के अपने बॉडी को वीक कर लिया, बट अभी पता चल रहा है कि आपका डिसऑर्डर्स क्या है, दिमाग में, पेट उनका दुखता नहीं है, बस ये है कि मीन्स खाना पीना सही से नहीं हो रहा है, साइकोलॉजिकल फैक्ट ही है। बट आप क्या बोलोगे, पेट पेट में दर्द है। अब सामने वाला देख रहा है कि खाना खा रहे हो नहीं खा रहे, कोई आपको वॉच कर रहा है तभी जाकर कहेगा, नहीं तो नहीं कहेगा। ठीक है, आप अपने अपने जुजुम कर लोगे कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मगर खाना पीना सही से नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, आप जाओगे सीधा डायग्नोस होने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि आपका मेडिकेशन नहीं होने से पहले
मीन्स नहीं होने से पहले आपका पहले मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह भी देखना पड़ता, मीन्स नॉर्मल से आपको रूटीन करना पड़ता कि आप ये खा के देखो वो खा के देखो, नहीं मगर आपने सीधा मेडिकेशन में उतारा है। तो इसका क्या लड़ाई हुई थी, सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन्स और DSM-5 की लड़ाई तब हुई थी जब उनको पता चला कि जो भी सिम्टम्स आप बता रहे हैं उसका दवाई है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, पहले DSM-5 जब निकला था तब उसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बहुत सारी चीज क्रिटिसिज्म इसलिए हुई थी क्योंकि हर दवाई का मीन्स, जो देखो मैंने जो बताया था स्टोरी कि सामने दिख रहा है इसलिए बीमारी है, सामने नहीं दिख रहा तो नहीं बीमारी है, यही सोचते हैं साइकोलॉजिकल। हर कोई तो साइकोलॉजी नहीं सोचता है ना, ठीक है इंडिया में। तो पहले सोचता है कि हाँ क्या हो रहा है तुमको, हाँ मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर बोलो चलो डॉक्टर के पास, तो वो एज एन डॉक्टर क्या डॉक्टर कहीं जाएंगे तो जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, वो साइकेट्रिस्ट तो है नहीं कि मेंटल तो लाइक डिसऑर्डर भी। COVID-19 की तरह। हाँ ऑब्वियसली, मतलब सबको ही है, जाओ सीधा वार्ड खत्म, कुछ नहीं देख रहा है, बुखार हो रहा है वार्ड, अरे वो वार्ड में ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है कौन जानता है, ओवर डायग्नोस्ड कहते हैं उसको, छींक आ गई सीधा कोरोना सीधा जाएगा बोर्ड। चलो, तो उसके चलते ना क्या होता है कि कुछ कुछ DSM-5 जब आई थी, आप अगर उसका स्टोरी देखोगे तो क्रिटिसिज्म इसलिए हुई थी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज है, डॉक्टर फार्मा, ठीक है। और DSED हो सकते हैं, एक और स्ट्रेस रिएक्शंस होते हैं, PTSD में जाते हैं वो, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग होती है, तो स्ट्रेस में ही आ रहा है, ठीक है स्ट्रेस में ही आ रहा है। बकर हम लोग को क्या पता है स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से इंसोम्निया भी होता है इसमें डिस्क्राइब किया है, मगर कैसे होती है उसके लिए डिस्क्राइब करने के लिए DSM-5 में, 4 में नहीं था ऐसे, 4 में सीधा था स्ट्रेस, बस हो गया। क्या बीमारी है स्ट्रेस, समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ। कैटेगराइज करने के लिए DSM-5 में कैटेगराइज किया गया, और DSM-4 में कैटेगराइज नहीं किया गया, उसको खाली सिंप्लीफाई किया गया। तो सिंप्लीफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट टू पार्ट्स ऑफ DSM-4 एंड DSM-5। तो इथिकल कंसर्न हम लोग कब लेते हैं, इथिकल स्टैंडर्ड तब लेते हैं जब लोग हम लोग DSM-5 के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसमें मोरल मोरल इम्प्लीकेशंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मीन्स उसमें चैलेंजेस ये होता है कि हम लोग अपना दिल की बात नहीं बोलते हैं, मीन्स बोलते हैं ना कि जो डॉक्टर होता है कभी जाके मीन्स पर्सनल नहीं होना चाहिए डॉक्टर को, उनका एक क्राइटेरिया है। तो वो डॉक्टर है मगर उनका माँ को भी वो मान लो अपने माँ को भी वो ऑपरेशन कर रहा है, तो एज एन डॉक्टर और पेशेंट का ही रिलेशन रखना होगा, तो उतना स्ट्रिक्ट रखना है, लिमिटेशन रखने हैं। तो इथिकल कंसर्न इसमें क्या बताया गया कि मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक प्रैक्टिसेस, जो भी डायग्नोस कर रहे हो उसको रिलेट, उसको हमेशा पर्सनल नहीं लेना है, ठीक है। और उसको अपना पर्सनल एजेंडा नहीं बोलना है कि मीन्स इसको अगर स्ट्रेस हुआ है, कोई आया मुझे मेरे पास, पर जैसे मैं आउट पेशेंट देता हूँ, किसी को नहीं पता मैं बताता हूँ, मैं आउट पेशेंट लेता हूँ टू बी ऑनेस्ट, वो आते हैं मैं समझाता हूँ, बट एज एन लिमिटेशन क्या है मेरा, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी नहीं किया तो मुझे जितना पता है मैं उतना लिमिटेशन तक ही उनको बोलता हूँ, जो डे टू डे लाइफ में वो कर सकते हैं। मगर उनको मैं कोई बुक का खोल के और ये सब पढ़ा के उसके बाद में बोलता है कि चलो ये चीज करो तब जाके होगा, मैं नहीं करता, वो भी नहीं करता, उसके लिए भी मेरा लिमिटेशन है। तो आपको लिमिटेशन बनानी होगी, जब भी आप साइकोलॉजिस्ट बनोगे इन फ्यूचर, कोई चीज कोई डायग्नोस करने के लिए आएगा, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसको पर्सनल नहीं होना है, अपना मोरल को हमेशा अच्छे से जगह में यूज करना है, ठीक है। इसका मतलब वही था और सिंपल है वही है। और मैं आगे जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक।
और जब नया नया बना था DSM-1 तो उसमें 106 मेंटल डिसऑर्डर लिस्टेड थे। आप ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि DSM-1 1952 ये लिखो। उसके बाद ये फोटो भी ले सकते हो, रखो। मैं तो PDF आज दे ही दूंगा सबका, ठीक है, मैं आज सब दे दूंगा, मुझे वैसा इशू नहीं है। मैं रख के क्या करूंगा, कोई आए क्लास नहीं आए मैं दे दूंगा, मेरा अपना काम मेरा है तो मैं करना ही होगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक साइको एनालिटिक थ्योरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस था, वो DSM-1 साइको एनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही था। और ये मैं थोड़ा टेढ़ा कर लिया तो उसको सीधा कर लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग था। उसके बाद इन्होंने फोकस नहीं किया था। सबसे पहला ये मैं क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन के फोकस नहीं किया था, खाली सिम्टम्स बताया था बस, उतना ही, ठीक है। बट जब DSM-2 आई 1968 में, ठीक है, 52 और फिर 68, इतना बड़ा गैप के बाद आई, तो कुछ डिसऑर्डर्स ज़्यादा इंक्लूडेड होने लगे और थोड़ा साइकेट्रिक नॉलेज के अकॉर्डिंग होने लगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि प्रोफेसर भी इन्वॉल्व होने लगे और फिजिशियन भी इन्वॉल्व होने लगे। तो उसमें से 182 ही डिसऑर्डर लिस्टेड हुए। और उसके बाद वो साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कंटिन्यू करने लगे। कंटिन्यू इसमें भी था, उसमें भी था, इसमें थोड़ा ज़्यादा होने लगे। और जो बाकी सब जो क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन है वो भी थोड़ा सा ऐड करने शुरू कर लिया, ठीक है, DSM-2 में। अब DSM-3 में क्या किया, DSM-3 में उन्होंने क्या किया कि और 265 डिसऑर्डर ऐड किए, ठीक है। और मल्टी एनालिसिस सिस्टम, ये क्या होता है, मल्टी एक्साइल सिस्टम क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है, नेट में खोज के बताओ, कुछ तो बताओ, या छोड़ दो मैं वैसा टॉपिक। ठीक है, तो मल्टी एक्साइल सिस्टम क्या होता है मुझे वो बताओ, या मैं बताऊं? आज सबका बैटरी डाउन है, टू बी ऑनेस्ट, बट आई वी हैव टू टेक क्लास ना, वी हैव टू पास इन एग्जाम, तो आई एम डूइंग माय वर्क, शो डोज यू, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या होता है। कोई भी, कोई बता सकता है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेथड इस बुक में लिखा गया था, थर्ड मेथड जो DSM-3 में बुक में मेथड लिखा था, उसमें से उन्होंने ज्यादातर बायोलॉजिकल टर्म्स में उन्होंने डिफरेंशिएट किया था। वो सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया था कि मान लो कि किसी को स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस का कौन सा मतलब पहले सिम्टम क्या है, तो सिम्टम्स वाइज और स्ट्रेस के वाइज के अकॉर्डिंग उन्होंने कैटेगराइज किया था। उसको कहता है मल्टी एक्साइल सिस्टम, ठीक है। और उसमें से 265 डिसऑर्डर्स लिस्टेड हुए थे। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये ज्यादा रिसर्च के ऊपर था, मीन्स थोड़ा सा रिसर्च ज्यादा होने लग गया और थोड़ा सा लाइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चला, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे। फिर हम लोग 4 में 3 का उसका रिवाइज वर्जन आया था, फिर 1987 बहुत सालों के बाद आया, 15-20 साल के बाद। तो उस समय क्या हुआ था कि ये स्टैंडर्डाइज सिस्टम बहुत चला, अच्छा से चला। और इसमें से आप देखोगे कि ये जो सिस्टम है बहुत इफेक्टिव था, क्योंकि इसमें से कि कुछ डिसऑर्डर्स उन्होंने मतलब डिलीट की थी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। और उसके बाद इन्होंने डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया है वो भी उन्होंने चेंज किया था अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेथड क्या था, उसमें रिसर्च ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, रिसर्च बेस्ड ही था पूरा। जितने भी नए नए डिसऑर्डर्स आते थे उसका रिसर्च करके सीधा इसमें इंक्लूड कर दिया गया, तो 297 डिसऑर्डर्स ऑल लिस्टेड हुए। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू में प्रोसेस किया। मीन्स क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है, ठीक है, क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का मतलब? सबने डिजर्टेशन बनाया है तो बता सकते हो क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का मतलब? सर जो रिसर्च पहले से की गई रहती है उनको ही रिव्यू किया जाता है, मतलब पे जो मतलब काम किया जाता है लिटरेचर को रिव्यू करते बस खाली प्रीवियस वाला, बस? हैं। हाँ सर, अभी उस हिसाब से। हाँ ठीक है। सर पूरे पूजा जी रिसर्च की आप, बॉडी कितनी तरह की?
एक तरह क्या से। होती है? तो जो पूरे रिसर्च हम जो करते हैं उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, खुशी जी क्या होता है? क्या होता है सर लिटरेचर हम रिव्यू? जितनी भी लिटरेचर रिव्यू होता है कि जब भी जितनी भी चीजें हमें पता है किसी चीज के बारे में, उस और जो ऑलरेडी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ना, और आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनको पढ़ना, सो दैट यू नो मोर अबाउट दैट थिंग. That is your literature review. You review all the available literature or all the available information. नजर ना लगे, ऐसे ऐसे आंसर मिलेंगे तो मेरे जीवन धन्य हो जाएंगे, धन्य। कोई बात नहीं। उसके बाद सबसे बड़ा चीज ये आता है कि उसके बाद वो क्लिनिकल जो थर्ड में, फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में कुछ नहीं हुआ, वो फोर्थ में होने लग गया, वो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्राइटेरिया। मीन्स वो क्लिनिकल के अकॉर्डिंग भी चला। मीन्स जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते थे उसके रिलेटेड भी उन्होंने अपडेट किया। ठीक है, डीएसएम 4 में। और डीएसएम 4 का फिर रिवाइज वर्जन 2000 सेंचुरी में आया, 2000 ईयर में। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में अपडेट्स नहीं हुए, बट उसका डिस्क्रिप्शन रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज किया था। ठीक है, दोनों में अंतर ये है कि 4 वाला में रिसर्च उन्होंने इम्प्रेसिस किया था, और 5 टीआर में, मैंने 4 टीआर में जो रिवाइज वर्जन में उन्होंने किया था, रिसर्च को अपडेट किया था। मींस अपने जो सिम्टम्स जिन्होंने लिखा था उसका डिस्क्रिप्शन को अपडेट किया था रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डीएसएम 5 में, जो अभी तक चल रहा है। तो डीएसएम 5 में सबसे बड़ा चीज ये हुआ था कि उन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस, मींस कितने बार हो रही है, कैसे हो रही है, अच्छा से ट्रायल उसमें मेंशन हुआ था। कि स्ट्रेस का जो लेवल है वो तो हम लोग डिस्क्राइब कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी सही से लिख लिया। अब वो स्ट्रेस का कब कब आ सकते हैं, कब कब आ सकते हैं, उन्होंने ट्रायल लिखा था। उन्होंने, जो रिसर्चर है सब ने ट्रायल लिखा कि कितने बार आ सकते हैं, कब तक आ सकते हैं, जैसा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में हम लोग बताया था वैसे। फिर उसके बाद उन्होंने एड ऑन की थी, वो है मतलब उनका एम ही है कि रिसर्च 5 को तब तक नाम देते रहे जब तक वो रिसर्च, मतलब डीएसएम 5 को तब तक नाम देते रहे जब तक वो रिसर्च होते रहेगा। तो वो डीएसएम 6 आने का चांसेस बहुत कम है, अभी डीएसएम 5 के ऊपर ही काम चल रहा है। वो रिसर्च एनालिसिस तक कम से कम 15-20 तक चलेंगे। जैसे आज का सिचुएशन है, मुझे लग रहा है और 10 साल तो और ही लेंगे, मुझे वैसा लग रहा है। फिर भी देखते हैं, कोशिश है। तो उसमें जैसे मैंने बताया था, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को डायग्नोस कर दिया गया, और उसमें बताया गया कि चलो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि मीन्स हम लोग जो भी थॉट प्रोसेस कर रहे हैं उसको बिगिनिंग से एंड तक पहुंचते पहुंचते कितने सारी चीजें हम लोग को फोकस करनी पड़ती है, हम लोग कितने सारी चीजों से डायग्नोस हो सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं डीएसएम 5 और लेटेस्ट वर्जन 2023 का है, 2013 का। तो डीएसएम 5 लेटेस्ट वर्जन में उनको एक चीज पता चली कि इसमें भी हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? मल्टी एक्साइल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं थे। अब वो बायोलॉजिकल लिख के हम लोग अपना सर को इतना अच्छा से नहीं मगअप कर पाते, इसलिए उन्होंने पहले हटाया क्या, मल्टी एक्साइल सिस्टम को एलिमिनेट किया। ठीक है, और उसके बाद फिर रिकॉग्नाइज डब्ल्यूएचओ से, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज डायग्नोस करवाया था, न्यू कैटेगरी लॉन्च की, मीन्स अलग अलग कैटेगरीज बनाई और अच्छे से सिंप्लीफाई किया। और उसके बाद उन्होंने असेसमेंट का भी कैटेगराइज शुरू कर दिया। और आए मेजर चेंजेस डीएसएम 5 में, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो इस बार डीएसएम 5 का 4 और 5 अच्छे से पढ़ना। ठीक है, 4 और 5 अच्छा से पढ़ना। किसी ने कहा था कि 4 सर क्यों लिया था, बुक में है नहीं, 4 और 5 देना है, बुक में है। 4 और 5 को अच्छे से घोल के पी लेना। अब उसका कहाँ से क्या तो क्वेश्चन मुझे आएगा? एक चीज कंफर्म करनी है हाँ बोलो। सर. 4 TR, एक तो 5 TR आ चुकी है अभी, तो हाँ, हमें 4 TR और 5 और 5 TR मतलब कौन सी पढ़ेंगे? जो आप कह रहे हो 4 और 5 पढ़े, तो 4 TR में कुछ और चेंजेस थे और अब 5 फोर TR में कुछ फोर और मीन्स चेंजेस हैं.
4 मीन्स 4 का अंदर टीआर जितने भी टीआर आए हैं पूरा टीआर इंक्लूड है, पूरा 4 मीन्स 4 का टीआर भी इंक्लूड है, 5 मीन्स 5 का टीआर भी इंक्लूड है। अभी पॉलिटिक्स में मत घुसो, अपना पढ़ाई में ध्यान देते हैं। सबसे पहला बिहेवियर पर्सपेक्टिव में वही आता है कि बिहेवियर तब तक चेंज होता है जब तक आपका फायदा हो रहा है। तो फ्रूट जी ने भी वही सोचा था कि जब तक आप एक चीज में फोकस हो और आपका फोकस में कोई कोई आ रहा, मीन्स मान लो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है, बोल रहा है कि आपका यूपीएससी निकाल लेगा, तो रोज बात करोगे। जो मीन्स एक हफ्ता से पहले बात नहीं कर रहे थे क्योंकि मुझे यूपीएससी में फोकस करना, मगर आपका बॉयफ्रेंड ने आपको बता दिया कि मुझे यूपीएससी कंप्लीट कर दूंगा, मेरे साथ रहे तो रहेंगे रहेंगे फायदा के लिए। ये है पर्सपेक्टिव। कितना अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ऑब्वियसली नहीं दोगे नहीं होगा, जब तक काम हो रहा है तब तक करना पड़ेगा। वही है बिहेवियर। और कॉग्निटिव क्या होता है, क्या होता है कॉग्निटिव, आप बताओ खुशी जी। थॉट बिलीव्स प्रोसेस हैं, के अकॉर्डिंग यूज होता है कॉग्निटिव बिहेवियर, वही है ना। थॉट्स बिलीव्स हमारे, एक और होता है, आई डोंट रिमेम्बर दैट वर्ड, थॉट बिलीव्स और एक और होता है फैंटेसीज शायद, आई एम नॉट श्योर। इन 3-4 के ऊपर वो फोकस करता है मेजरली। वो कहता है कि हमारा जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, कॉग्निटिव क्या प्रोसेसेस है। कॉग्निटिव का मतलब क्या है कॉग्निटिव का मतलब, वो मुझे समझाओ। कॉग्निटिव का मतलब कॉग्निटिव का एग्जैक्ट मतलब तो मुझे नहीं पता, बट मतलब आई एम नॉट एबल टू डिफाइन इट। वो मेजरली हमारे मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होता है। मेंटल प्रोसेसेस हो गए, हमारे बिलीव्स हो गए, हमारे थॉट प्रोसेस हो गए, हमारी इंटरनल मेंटल वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो कॉग्निटिव का मतलब ये है कि मिश्रण, ठीक है। खुशी जी का मतलब, तो कॉग्निटिव का मतलब ये है, सबसे पहला चीज की कॉग्निटिव का मतलब, सबसे पहला चीज ये है कि कॉग्निटिव जो प्रोसेस है वो सिर्फ थॉट प्रोसेस से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सर कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का गूगल का मतलब है द कॉग्निशन का गूगल का मतलब है द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट हाँ तो पहला थॉट एक्सपीरियंस आएगा, एंड सेंस। बस पहले थॉट थॉट आएगा, मैंने एक्सपीरियंस क्या एंड बोला। सेंस। हाँ वो बाद में, एक्सपीरियंस बाद में है, पहले थॉट आएगा ना। अब मुझे उठना है, घर रूम से अरे उठना सर है, रूम से बाहर जाना कॉमा लिखा हुआ है, पहला जो कॉमा, दूसरा नहीं, कॉमा है। कॉमा बता रही हूँ है। मैं बस। नहीं, थॉट का प्रोसेस मींस कॉग्निटिव मींस थॉट प्रोसेस, ठीक है। अब उसमें से बिहेवियर अप्रोचेस और बाकी सब थॉट्स और बिलीफ तब तक आएंगे जब तक आपका ये है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं लगा उसके बाद लगा कि नहीं, अपना बॉडी क्या बोल रहा है कि अपने काम के लिए क्या है, कुछ तो मीनिंग होगा ना। तो कुछ चाहिए तब जाके कुछ हो रहा है। तो इसीलिए एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस में वही लेते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि सामने वाला इंसान मेरे लिए काम देगा कि नहीं देगा, उसके बाद हम लोग बाकी का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो बिहेवियर वैसे ही टेक्निक, बाकी बाकी जितने भी चीजें हैं सब उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि क्वेश्चन आएगा कि आप एक पैथोलॉजिकल सिस्टम बताओगे तो सीधा सीधी प्रोसेस बता देना, ठीक है, और कुछ नहीं देखना। और ये तीनों पॉइंट को मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये तीनों पॉइंट को अच्छा से पढ़ ले रहना, और उसके अकॉर्डिंग स्टोरी बनाकर 3 पेज का स्टोरी बना के चिपका देना, अभी से लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं हो सकता। फिर थियोरेटिकल पार्ट में 2 पार्ट है, पहला पार्ट कंप्लीट और दूसरा पार्ट साइकोपैथोलॉजी का दूसरा पार्ट भी है। उसमें भी अगर ह्यूमन पर्सपेक्टिव लेंगे तो सबसे उसमें से, जैसे कि पहला पर्सपेक्टिव क्या था, पहला बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था, इसमें था ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक मीन इंसानियत, ठीक है। कल मैंने उस दिन पढ़ा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मुझे उतना ही चाहिए, मेरे लिए क्या है, मुझे उतना ही चाहिए। सब लोग बोलते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरे नसीब में है। कोई क्या बोलता है, जितना मेरे नसीब में है उतना ही मिलेगा। कोई बोलता नहीं है तो बोलना शुरू करो, लाइफ सेट हो जाएगी। मांगते रहोगे इतना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस ख्वाबों में रह जाओगे। हकीकत बनाने के लिए सेटल डाउन होना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, इनहेरेंट गुडनेस। क्या होता है इनहेरेंट गुडनेस का मतलब, क्या होता है। इनहेरेंट गुडनेस मतलब कि वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और वो जो उनके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब उनको हेरिडिटरी मतलब उनको विरासत में मिले हैं। एम्पैथी मींस मतलब दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना टू अ लेवल कि हम उनके इमोशनल एक्सपीरियंस को खुद समझ पाते हैं। सिंपैथी और मतलब एम्पैथी में कि क्या फर्क है।
सर आप सिंपैथी में हम दूसरे इंसान की तरफ बस कंपैशन दिखा रहे हैं, बट वी आर नेसेसरली नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर मेंटल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ कुछ हुआ, अगर कोई इंसान फेल हुआ है और अगर मैं कभी फेल हुई ही नहीं हूँ तो मैं उसको बोलूंगी हाँ मुझे बहुत बुरा लगा ये सब वो, बट मैं उसके पेन को जो उसका मेंटल प्रोसेस अभी चल रहा है मैं उसको सही से नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैं सिर्फ उसे सिंपैथी दिखा रही हूँ। और ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे ये एक्सपीरियंस है इस चीज का फेल होने का, then I would be empathetic with him. I would be able to understand what is going on in his mind और उसके ऊपर क्या बीत रही है। सर एक लाइन में बोला जाए, to put oneself in others, in the shoes of other person. ठीक है, You तो ना अथॉरिटी है तो उतना ही वो यूज करेगा ना, और उससे अगर मान लो उससे कम यूज किया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, और उससे ज्यादा यूज करेगा तो दैट लैक ऑफ पर्सपेक्टिव, उसका लाइफ का कुछ और नहीं, बट उसका गोल है लाइफ का, उसको अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, चाहे कितने भी पैसे हो, उनको संस्कार मिल रहे हैं, बोलकर उनको पता है कि मेरा लेवल क्या है, तो मैं उन लोगों के साथ ही रहूंगा। तो अगर मान लो कि मेरा लेवल कुछ और है और मैं प्रोफेसर होऊंगा, बात सुनने लगूंगा, बोलूंगा कि जिंदगी में कुछ मत करो, वो कहेंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भाई जिंदगी भर मैं पढ़ूंगा, अगर तो करूंगा कब? तो मैं अगर थर्ड ईयर में हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मुझे मेरा टेक्निक मेरे को पता है, इसलिए मैं पढ़ा हूँ। तो अगर सामने वाला कुछ बोलेगा जो आपको आता है तो पहले यूज करके देखो, खुद एक बार ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना, कभी भी सजेशन मत लो, पहले ट्राई करो उसके बाद सजेशन देना, अगर आप उसमें फेल हो गए तब सजेशन देना कि उसको आयरन कैसे कर सकते हैं, मगर डिलीट करने नहीं। 100 चीजें 100 बातें बोलती हैं, पता नहीं क्यों मैं सब समझाता हूँ, मगर पता नहीं हमेशा ह्यूमन रिलेटेड ही आता है। तो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा ये है कि फ्री जब भी आएगा, थेरेपी जब भी आएंगे, तब उनको हमेशा रिलेटेड लाइफ अल्टीमेट मतलब डेथ, फ्रीडम, आइसोलेशन, ये सारी चीजों के हिसाब से चलाना है, और कितना कैसे चलाओगे वो आपके ऊपर है। फिर आते हैं फेमिलियर कल्चर पर्सपेक्टिव, कल्चर जैसा आपको पता है, जैसा बैकग्राउंड है, जैसा कल्चर है, मरवाड़ी का घर में मरवाड़ी, बाकी कंजर्वेटिव का कंजर्वेटिव, रात को 9 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए, सुबह 8 बजे से सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें फैमिली फेमिलियर कल्चरल कल्चरल पर्सपेक्टिव है कि गांव में बहुत सारी गांव की चीजें यहाँ भी आती है और वो अपने घर का मैटर, ठीक है। मगर आपको उसी अकॉर्डिंग आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी चेंज होता है। इसमें कहूंगा कि 100 बच्चे आएंगे एग्जैक्ट वही मिलिट्री फॉर्म में कहूंगा, तो वो आएंगे क्यों आएंगे? क्योंकि उनका कुछ पर्सपेक्टिव है, मैंने पैसा दिया नहीं, सबसे पहले दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि मैंने फीस दिया नहीं, तो इसका बात क्यों मानूं मैं, इसका क्या अथॉरिटी है? ये आता है ना दामनी जी, क्यों आऊंगा मैंने तो कुछ फीस पे नहीं किया है, तो मैं क्यों पढ़ूं? यही होता है ना। possible है sir for some people. हाँ, कल्चरल बिहेवियर भैया कि जो आप कर रहे हो उसके रिलेटेड, और उसके बाद साइकोलॉजिकल बायो साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि उसमें आप सबसे ज्यादा चीज कि आप जो भी आपको सिम्टम्स हुआ है उससे आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो और ट्रीटमेंट का सही प्लान यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्ट में, एक असेसमेंट टेक्निक है जो आपको एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर में दूंगा 4 चीजों में होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है स्ट्रक्चरल एंड सेमी स्ट्रक्चरल, ठीक है। क्लिनिकल इंटरव्यूज होते हैं, सबसे पहले कि आपको क्या हो रहा है बताइए, आपको क्या हो रहा है। उसके बाद टेस्ट होते हैं, ठीक है, आपको मुझे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन आंसर जैसा लग रहा है कि आपको एंजाइटी हो सकता है, तो हम लोग टेस्ट का कॉपी लाएंगे मैनुअल, उधर फेंक देंगे, यही होता है। तो मिसकंसेप्शन सबसे पहला ये होता है कि जो भी डे टू डे लाइफ में बाकी सबके साथ हो रही है, मीन्स शर्मा जी का बेटा, अगर शर्मा जी का बेटा अगर पास हो गया तो आपको भी पास होना पड़ेगा, शर्मा जी का बेटा अगर यूपीएससी कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन मिसकंसेप्शन, तो कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि थिंकिंग के पैटर्न, कि सामने वाला बेटा ऐसे कर रहा है तो मेरा बेटा क्यों नहीं कर रहा, और बोलोगे कि नहीं सर हर कोई ऐसा नहीं होता, होता है 90% होते हैं, आपका नहीं मिला वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आप तो लकी हो, मगर 90% का पेरेंट्स का यही इशू है। पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ोगे, इसलिए मैं सबको कहता था पेरेंटिंग स्टाइल में बनाओ, क्योंकि पढ़ा लेता तो ये चाइल्डहुड वाला आराम से कंप्लीट हो जाता। तब क्या हुआ कि मिसकंसेप्शन ये थी कि जो भी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं चाइल्डहुड को तो वो सिमिलर होंगे, सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद 14 साल वाला उम्र मैंने जो बताया था, 14 से 18 साल, ये मैं जो अपना स्टोरी में बताता था वो है, बाद में मुझे पता चला वो है कि जो भी हम लोग करते हैं, सबसे पहला कंसेशन वाला पता चल गया कि शर्मा जी का बेटा शर्मा, मतलब सब सिमिलर रहेंगे, मगर वैसा नहीं रहता, जब तक डायग्नोस नहीं होगा, जब तक असेसमेंट नहीं करोगे तब तक एक पॉइंट में नहीं आएगा। मगर इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया कि रिसर्च इंडिकेटर खाली 25% मेंटल कंडीशन ही अराइव होते हैं, बाकी सब नहीं होते, बाकी सब नहीं करवाए जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेप्टेबल, ठीक है। एक्सेप्ट ही नहीं करते अपने बेटे को कि बेटा को डिप्रेस है। मेरा स्टोरी आपने अगर पढ़ा होगा, जो जो है उनको पता है कि भाई बचपन में सबके साथ ऐसे ही होता है, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर अर्ली अर्ली ऑनसेट मीन सबसे पहले ये चीज माइंडसेट में ये हो जाता है कि जो अर्ली लाइफ के डिसऑर्डर्स हैं उसको पूरा नेग्लेंसी में जाता है, इसीलिए आधा से ज्यादा बच्चा लोगों को ऑस्ट्रीम है। ऑस्ट्रीम का रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, उसका रीजन है अर्ली ऑनसेट। तो ऑनसेट में हम लोग क्या सोचेंगे, इसका मतलब पता चला अर्ली ऑनसेट का मीन्स कि किसी ने प्री डिफाइन कर लिया, ठीक है, कि अप्रोक्सली हाफ मेंटल डिसऑर्डर 14 साल से पहले होते हैं, बट कोई डिसाइडफुल नहीं होता, कोई डिसाइडफुल नेचर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां तक समझ आया कि नहीं आया कि मैं खाली बक रहा हूं, बकरा जैसा मैं ऐसे बोलता है। चल, और दूसरा खुशी ने नहीं बताया, दूसरा खुशी कहाँ गई, एक ही खुशी का आ रहा है,
अच्छा आप ही हो, अच्छा सॉरी। तो ऑस्ट्रियन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो एडीएचडी और बाकी सब जो चीजें होती है, उसमें से एक चीज आप कॉमन है, वो है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल है क्योंकि ये सारा चीज बॉडी के जो भी पार्ट में आपको सिम्टम्स आएंगे, उससे पहले बॉडी का एक पार्ट सही से काम नहीं करेगा। एडीएचडी का क्या कौन सा पार्ट काम नहीं देता, आंसर करो। जिसको एडीएचडी होता है या ऑस्ट्रियम होते हैं तो क्या नहीं काम देता उनका, कुछ काम में प्रॉब्लम देता है, मीन्स काम देता है मगर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है खुशी जी बताइए। सर आई डोंट रिमेम्बर, ब्रेन का कोई पार्ट होता है, आई ऑनेस्टली डोंट रिमेम्बर। ठीक है, अभिलाषा जी आपको बताइए आप। सर मुझे ब्रेन का पार्ट तो पता नहीं, बट हाँ डेली लाइफ फंक्शनिंग में उनको अटेंशन, एक एक काम पे फोकस करना और अटेंशन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो फोकस में प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, नॉर्मली वही है। तो फोकस में प्रॉब्लम होती है जैसे इन्होंने कहा, और जैसे आप देखोगे धीरे धीरे तो जितने भी डिसऑर्डर्स है एक रेंज में डिवाइडेड है कि मीन्स एक बहुत नॉर्मल, मॉडरेट, फिर हाई। ठीक है, तो उसमें से आप डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा चीज ये है कि सबसे पहला स्ट्रेस एंजाइटी एक जगह डाल दो, फिर ऑस्ट्रिन वगैरह सब डालो, एडीएचडी डालो, उसके बाद सबसे चीज हाइपर वाला डाल दो, वो है मेंटल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा चीज क्या है, सबसे हाई लेवल डिसऑर्डर क्या है अकॉर्डिंग टू यू ऑल। हाई लेवल डिसऑर्डर क्या है कि सीवियर है पूरा, क्या है, कौन सा है सीवियर, आपके सामने ही है, बताइए। मेरे हिसाब से स्किज़ोफ्रेनिया। बा तो पर्सनल डिस्ट्रेस में क्या होता है, पर्सनल डिस्ट्रेस क्या होता है, डिस्ट्रेस के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने कि डिस्ट्रेस से थोड़ा सा बड़ा कि छोटा, क्या बोला था हम लोगों ने, डिस्ट्रेस का मतलब छोटा है, यही बोला था। अच्छा ठीक है, एक बार स्टोरी कंप्लीट करके खत्म करता हूँ। ठीक है, पर्सनल डिस्ट्रेस, मोबाइल मिला बच्चा को, स्टोरी पकड़ो। मोबाइल बच्चे खरीद के देते, मीन्स बच्चे मोबाइल खरीद के नहीं देते, पेरेंट्स बच्चे को मोबाइल खरीद के देते हैं, तब उनको क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर सफरिंग फ्रॉम इमोशनल वेलबींग, मीन्स वो इमोशनल समझ नहीं पाते हैं। मैं हंसने में रहूं क्योंकि वो बहुत कुछ देखते हैं मोबाइल में। ठीक है, उसके बाद उनका पढ़ाई में प्रॉब्लम आता है, आ गया समझ, रिलेट हो रहा है ना। चलो, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ गया उनके, उसके बाद वो जो जो देख रहे हैं, हंस रहे रो रहे हैं, वो पेरेंट्स के साथ भी वैसे ही बात करें, क्योंकि आधे से ज्यादा एडल्ट बातें हो रही है और पेरेंट्स के साथ वैसे ही बात हो रही है, तो बिहेवियरल इशू। ठीक है, उसके बाद उनका क्या आ रहा है, उनको स्कूल नहीं जाना है, उनका मूड ऑफ हो गया। ठीक है, क्रॉनिक क्या मतलब है, क्रॉनिक